दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इंसान का दिमाग जितने अच्छे कामों में नहीं करता है, उससे कई गुना ज़्यादा बुरे काम में करता है। वजह यही है कि दिन पर दिन अपराध बढ़ते ही नहीं जा रहा है, बल्कि लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज की कहानी में एक महिला पुलिस के पास एक ऐसा गुहार लेकर के पहुंचती है, जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी परेशान हो जाती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होता है जिसे जानने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है शालीमार। शालीमार थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नंदग्राम नगर, और इसी नंदग्राम नगर का रहने वाला है जितेंद्र यादव। जितेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो एक दुकान में काम करता है। जितेंद्र की पत्नी का नाम है निकिता। निकिता जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी है। दरअसल जितेंद्र इतना पैसा तो कमा ही लेता है जिससे उसका बढ़िया तरीके से गुजारा हो जाता है, लेकिन जितेंद्र की पत्नी निकिता के सपने इतने काफ़ी बड़े होते हैं कि चाह करके भी जितेंद्र अपनी पत्नी के शौक पूरे नहीं कर पाता है। इसलिए एक दिन निकिता अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करने के लिए जब कहती है, जितेंद्र उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उसमें हमारा बेहतर तरीके से तो गुजारा हो ही जाता है, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। इसमें निकिता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि क्या जीवन भर हम सिर्फ गुजारा ही करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास अभी कोई बच्चा नहीं है। ज़रा सोचो कि कल को अगर हमारे कुछ बच्चे हो जाएं तो फिर उनके भविष्य के लिए हम क्या करेंगे। बेहतर है कि मैं भी नौकरी करती हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद बच्चों के लिए जमा करके रख देंगे। हालांकि इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी जितेंद्र अपनी पत्नी को नौकरी करने की इजाज़त नहीं देता है। पर बावजूद इसके निकिता अपने पति के खिलाफ जाकर अपना रिज्यूम बनाने के बाद naukri.com के एप्लीकेशन पे अपलोड कर देती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 1 जुलाई 2024 को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास निकिता के नंबर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने आपका रिज्यूम naukri.com पे देखा है, क्या आपको नौकरी की ज़रूरत है। इस पर निकिता जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूँ। अरविंद निकिता से कहता है कि दरअसल हमारी कंपनी में एक फाइनेंस एडवाइज़र की पद खाली है, क्या आप वो नौकरी करना चाहेंगी। इस पर निकिता उसे जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं फाइनेंस एडवाइज़र की नौकरी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की हूँ और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है। इस पर अरविंद निकिता को जवाब देते हुए कहता है कि मैडम, मैं अमेरिका से नहीं बल्कि इंडिया से बोल रहा हूँ। दरअसल हमें अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी भाषी चाहिए, क्योंकि हमारा सारा काम हिंदी लैंग्वेज में होता है। अगर आप ये नौकरी करती हैं तो मैं आपको 30,000 रुपये सैलरी दूंगा। 30,000 रुपया सैलरी देने की जब बात कहता है, ये सुन करके निकिता इतना काफ़ी खुश होती है कि आखिरकार इस नौकरी के लिए हाँ कर देती है, और साथ ही साथ रविंदर से पूछती है कि बताइए मुझे कब और कहाँ आना पड़ेगा। इस पर रविंदर निकिता को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल आज 1 जुलाई को शाम के वक्त मेरा कोलकाता के लिए फ़्लाइट है, क्योंकि वहाँ पे मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और 3 जुलाई को फ़्लाइट के ज़रिए वापस मैं आ जाऊँगा। इसीलिए अब 4 जुलाई को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास DLF टावर के बस अड्डे पर मेरा खड़ा होकर के इंतज़ार करिए, मैं वहाँ पर वक्त पर पहुँच जाऊँगा। इतनी सी बात कहने के बाद अरविंद तो अपना फ़ोन रख देता है, लेकिन निकिता इतना काफ़ी खुश होती है कि शाम तक अपने पति का आने का इंतज़ार करती है, और शाम के करीब 8 बजे के आसपास जितेंद्र जब अपने काम से घर पे पहुंचता है, निकिता अपने पति से कहती है कि मुझे नौकरी मिल गई, और तुम्हें मालूम है कि मुझे 30,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। 30,000 सैलरी की जब बात कहती है, सुन करके जितेंद्र भी एकदम से खुश हो जाता है, और फिर दोनों अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। दरअसल निकिता उसके बाद से बड़ी बेसब्री से 4 जुलाई का इंतज़ार करने लगती है। जब 4 जुलाई आता है, सुबह सुबह ही निकिता उठती है और फटाफट तैयार होने के बाद करीब 9:30 बजे के आसपास DLF टावर के बस अड्डे पर पहुँच जाती है, और फिर अरविंद के नंबर पे फ़ोन करती है।
ठीक फ़ोन करने के आधे घंटे के बाद करीब 10 बजे के आसपास अरविंद भी अपनी बाइक लेकर के बस अड्डे पे पहुंच जाता है और फिर निकिता को अपनी बाइक पे बिठाने के बाद राजेंद्र नगर फेज 3 के एक ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर में लेकर के जाता है, जहां के रिसेप्शन पे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे और अंदर 5 लड़कियां काम कर रही थी। निकिता जब ऑफिस में पहुंचती है तो अरविंद उसे कहता है कि तुम्हें इसी ऑफिस में काम करना है, लेकिन हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम ये काम करोगी, इसलिए हर एक एम्प्लॉय से हम सिक्योरिटी के तौर पे 25,000 रुपये एडवांस लेते हैं। अगर तुम ये काम सही तरीके से करना सीख जाओगी, उसके बाद से ये 25,000 रुपया तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। अरविंद जब निकिता से 25,000 रुपये का डिमांड करता है, निकिता थोड़ी देर सोचने के बाद अरविंद को जवाब देती है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन अकाउंट में पड़ा है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो मैं पे कर सकती हूँ। अरविंद अपना QR कोड निकाल करके निकिता को दे देता है और फिर निकिता अपने अकाउंट से 25,000 रुपया पे कर देती है। पर वो 25,000 रुपया जैसे ही इधर अरविंद के अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद से अरविंद निकिता के पास आकर के बैठ जाता है और उसे कहता है कि हमारी कंपनी में कोई भी फाइनेंस का काम नहीं होता है, बल्कि तुम्हें हमारी कंपनी में लड़कों से फ़ोन के जरिए न्यूड चैटिंग करनी है। न्यूड चैटिंग करने की जब बात कहते हैं, ये सुन करके निकिता भी एकदम से घबरा जाती है और अरविंद को जवाब देते हुए कहती है कि मैं ये काम किसी कीमत पे नहीं करूँगी। इस पर अरविंद उसे समझाते हुए कहता है कि पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। दरअसल अपने शरीर के तुम्हें सारे कपड़े उतार करके लड़कों से वीडियो कॉल के जरिए न्यूड चैटिंग करनी है, जिसमें तुम्हें 10 मिनट का लगभग 250 रुपये मिलेगा और जितना देर तक तुम लड़कों से बातचीत करोगी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगी। अरविंद निकिता को तरह तरह की लालच तो देता है, लेकिन बावजूद इसके निकिता इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी पीछे में बैठा जो लड़का था आकर के निकिता के पास खड़ा हो जाता है और निकिता को धमकी देने लगता है, जिसका नाम है विनय। दरअसल विनय निकिता से कहता है कि तुम्हें यह काम हर कीमत पे करना होगा और अगर तुम ये काम नहीं करती हो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे शरीर के सारे कपड़े उतार करके न्यूड वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो तुम्हारे पति के मोबाइल पे भेज दूंगा। इस तरह की जब धमकी देता है, ये सुन करके निकिता एकदम से डर जाती है, पर बावजूद इसके इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी पीछे से वो लड़की भी निकिता के पास आ जाती है और निकिता को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती है, जिसका नाम है पूजा। दरअसल ये तीनों जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, निकिता जब इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो विनय अब निकिता को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा। इसमें भी निकिता जब नहीं डरती है तो अरविंद उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो ये विनय तुम्हें जान से मार देगा। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि जब तुम घर चली जाओगी तुम बच जाओगी। दरअसल विनय तुम्हारे घर पे भी जाकर तुम्हारी हत्या कर सकता है। जब तरह तरह की तीनों मिलकर के धमकियां देना शुरू करते हैं, उसके बाद से निकिता कुछ देर तक चेयर पर बैठी रह जाती है। लंबी सांस खींचने के बाद, काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं इस काम को करूँगी, लेकिन इस काम को आज से नहीं करूँगी क्योंकि मेरा माइंड नर्वस हो चुका है। मैं अपने घर जाती हूँ और कल ठीक 10 बजे के आसपास मैं ऑफिस में आ जाऊँगी, फ्रेश माइंड लेकर के आऊँगी तो अपने काम को भी सही तरीके से करूँगी। निकिता जब घर जाने की बात कहती है, अरविंद उस पर भरोसा कर लेता है और उसे घर जाने की इजाज़त दे देता है। लेकिन निकिता जब वहाँ से निकलती है तो अरविंद उसे फिर से धमकी देते हुए कहता है कि निकिता, तुम भागने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेंगे। निकिता जब वहाँ से निकलती है, काफ़ी तेज़ी से अपने घर पे तो पहुँच जाती है, लेकिन फिर से शाम होने का इंतज़ार करती है जब उसका पति आए। शाम के करीब 8 बजे के आसपास जितेंद्र जब अपने घर पे आता है तो निकिता सारी कहानी अपने पति को बताती है। इधर जितेंद्र जब पूरी कहानी सुनता है तो सुनने के बाद पति और पत्नी इस प्रकार से डर जाते हैं कि डर के मारे उसी रात को अपना कमरा खाली कर देते हैं और अपने गांव के लिए भाग जाते हैं। दोनों उसी रात को अपने गांव में चले तो जाते हैं, लगभग 3 से 4 दिन तक अपने गांव में ठहरते भी हैं, पर बावजूद इसके निकिता को अपने जान को लेकर हमेशा डर सताते रहता है। दरअसल निकिता जब भी किसी अनजान व्यक्ति को देखती है तो देखकर इस प्रकार से डर जाती है, उसे लगता है कि शायद वो कहीं व्यक्ति उसके चेहरे पे तेजाब ना फेंक दे। जब 3 से 4 दिन का समय गुजरता है तब जाकर के निकिता को एहसास होता है कि इस तरह से डर डर के हम कब तक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
इसीलिए निकिता एक दिन अपने पति को समझाते हुए कहती है कि हम इस तरीके से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं, वरना हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों ना हम चल करके पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस के पास जाने की जब कहती है, जितेंद्र भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है और आखिरकार 10 जुलाई 2024 को शाम के करीब 6 बजे के आसपास जितेंद्र अपनी पत्नी को लेकर शालीमार थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब हमें एक रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस जब जितेंद्र से पूछताछ करती है तो निकिता पुलिस को सारी कहानी बता देती है और बताने के बाद रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे बचा लीजिए, वरना वे लोग मुझे जान से मार देंगे। पुलिस कैसे भी करके निकिता को शांत कराती है और कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। उसके बाद से पुलिस आनन फानन में एक टीम का गठन करती है और उसी रात को ही करीब 8 बजे के आसपास निकिता के ही तहरीर पे राजेंद्र नगर फेज 3 के उस ऑफिस में जाती है, जहां पे पुलिस को अरविंद के साथ साथ विनय और पूजा भी मिल जाते हैं और अंदर वो 5 लड़कियां भी मिल जाती है। पुलिस इन सबको हिरासत में लेने के बाद जब थाने में पहुंचती है और अरविंद से जब इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है तो अरविंद भी अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल अरविंद जो मूल रूप से सहीबाबाद का रहने वाला है, कुछ साल पहले अरविंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है जहां पर उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। अरविंद अपनी जब तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसे ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती है, आखिरकार मजबूर होकर अरविंद अपनी नौकरी छोड़ देता है और फिर अपनी प्रेमिका पूजा से पूछता है कि बताओ हम आगे ऐसा क्या करें कि हमारे पास कम समय में ज़्यादा पैसा आ जाए। तभी पूजा अपने प्रेमी को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं, जिसमें लड़कियों को हायर करने के बाद उनसे लड़कों के द्वारा फ़ोन पे न्यूड चैटिंग करवाते हैं, जिसमें हम ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। पूजा जब अपने पूरे प्लान के बारे में अरविंद से बताती है, उसके बाद से अरविंद और पूजा मिलकर के इस काम की शुरुआत भी कर देते हैं। दरअसल अपने काम में लड़कियों को लाने के लिए Naukri.com पे वैसी लड़कियों और महिलाओं का रिज्यूम देखते हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई की थी। उन्हीं लड़कियों को फ़ोन करके नौकरी के झांसा दे करके अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर उन्हें तरह तरह की धमकी देने के बाद या फिर लालच देने के बाद अपने काम में उतार लेते हैं। शुरू में जब ये काम चलता है, पूजा और अरविंद ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, लेकिन इस काम को करते हुए अभी कुछ ही महीने गुजरा था कि आखिरकार पुलिस इन तक पहुंच जाती है। अरविंद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अरविंद के ही तहरीर पे विनय और पूजा इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करके जेल तो भेज देती है, लेकिन पुलिस जब उन 5 लड़कियों से पूछताछ करती है तो सारी लड़कियां पुलिस को एक ही जवाब देती है कि साहब हम लोग इनके चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसीलिए मजबूरन हमें यह काम करना पड़ रहा था। पुलिस उन 5 लड़कियों के घर के बारे में पता करती है और आखिरकार पुलिस उन सारी लड़कियों को सही सलामत उनके घर भी पहुंचा देती है। आखिरकार निकिता की थोड़ी सी हिम्मत की वजह से इस गिरोह का भंडाफोड़ ही नहीं होता है, बल्कि कई लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर जो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं शमसुल अंसारी। शमसुल अंसारी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नफीस खान। नफीस खान जो सऊदी अरबिया में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।